मैं चाहूंगा कि आज जो हमारा मुख्य विषय है, मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे कीनोट स्पीकर और टॉपिक है रीडेवलपमेंट एंड ड्रीम कन्वेंस। तो एक पैनल डिस्कशन के लिए मॉडरेटर चाहिए और हमारे फेवरेट और आप सभी के लिए जो यूट्यूब चैनल पे हमारे प्रभु से खास बात में जो फेवरेट हैं मिस्टर एस पारसारथी, इनवाइट करूंगा मिस्टर एस पारसारथी, महासेवा वाइस प्रेसिडेंट। प्लीज वेलकम हिज मॉडरेटर और आवर डिस्कशन रीडेवलपमेंट ड्रीम कन्वेंस। कीनोट स्पीकर, प्लीज वेलकम उदय वाविकर, एडवोकेट उदय वाविकर। मिस्टर विजय सावंत, एक्सपर्ट सोसाइटी, आप जानते ही विजय सावंत साहब को नाम ही काफी है। संदीप कंडूटकर, आर्किटेक्ट संदीप कंडूटकर, प्लीज वेलकम। हुनरबाज हस्तियां बैठी हमारे साथ में, पार्था सर की बात करें, वाविकर उदय वाविकर साहब की बात करें, नाम ही काफी है। विजय सावंत साहब, कंडूटकर साहब, संदीप कंडूटकर साहब, इनके बारे में आपने काफी फर्क देखा होगा। दोस्तों मैं यही कहूंगा, आज ये बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल भी मौका ना छोड़ें, लेकिन लंच के बाद भी आप पर्सनली भी इनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। यदि यहाँ पर नहीं कुछ अधूरे रह जाते तो आप पूछ सकते हैं। इनका मैं स्वागत करता हूँ आप सभी की तरफ से इस खूबसूरत लाइन के साथ में। हम है दरिया, हमें दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है। हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ निकल जाएंगे वही रास्ता बना लेंगे, जिस तरफ निकल जाएंगे वही रास्ता बना लेंगे, रास्ता बना लेंगे आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज वेलकम सर। Today probably the programs or the sessions which you witnessed for the past 1.5 hours, probably they were more of technical, and it may take some time for all of us to just digest what happened about a year, an hour back. But abhi jo program hai, till the time that sinks, abhi jo the session which is going to happen, and moreover with such esteemed panelists here, I am sure that हमारे जो भी society related matters है, which is probably very close to all of our hearts, और जो topic है that we are talking about, something about the conveyance or the redevelopment part of it, which is basically सभी societies में जहाँ पर भी आप housing societies आप जब बात करते हैं, आप सुनते हैं या कोई भी discussion होता है, so you cannot keep these two topics away from any of the discussions. I think Uday ji will absolutely agree with me on this. And जब भी हम देखते हैं any sort of housing society, जो basic dispute होता है वो भी इसी topic से होता है। जो session हम देखते हैं कि जो आपके committee meeting हो या आपके general body meeting जब आप बुलाते हो, तो these two topics always are on the top of the agenda. And जो भी अगर मतभेद होता है, जब भी आपको लगता है कि अग्री करना है या डिसएग्री करना है, तो भी यही टॉपिक्स आपके एजेंडा के टॉप में रहेगा मोस्टली। आई एम नॉट टॉकिंग, इट्स नॉट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट व्हिच आई एम मेकिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो व्हाट वी थॉट वाज, व्हाई नॉट टेक अप दिस टॉपिक ऑन अ पैनल लाइक दिस, ऑन अ प्रोग्राम लाइक दिस। ऐसा एक फोरम में हमको लेना चाहिए जहां पे द पीपल हु आर द एक्चुअल एक्सपर्ट्स on various topics and specifically on such matters, जैसा अभी सुनील जी ने बताया कि हमारा 12 जो शो है, प्रभु से खास बात वाला शो है जो हम लोग करते हैं, वो हम लोग ऐसी हस्ती से सीख के हम करते हैं। तो वी आर टेकिंग व्हाटएवर हमारी तरफ से जो we take a lot of inputs from such esteemed panelists, and then we try to present our program. So without wasting much of our time, I'll first of all have a warm welcome for the panelists here, and each of them are, we may call it as the experts in their own field. And to begin with, I'll begin with seniority if the other panelists agree with me. So उदय साहब से मैं बात करूंगा। सर, आपके जो तजुर्बा है, जो आप इतने सालों से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से डे इन डे आउट डील करते हैं, यू अटेंड लॉट ऑफ सेमिनार्स, यू गिव लॉट ऑफ लेक्चर्स, आपके चाहते लोग बहुत है, यू गॉट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एक्चुअली। यूट्यूब वगैरह में भी देखेंगे तो उदय वावेकर साहब का तो कहीं ना कहीं देयर इज कमी नहीं है, एवरीवेयर ही इज देयर। सो उदय जी, आप बताइए कि बेसिकली these are, I believe most of the audience here are from the cooperative housing societies. तो यहाँ पे जो कन्वेंस रिलेटेड जो मैटर है और उसके साथ में जुड़ा हुआ एक डीम्ड कन्वेंस करके जो एस्पेक्ट हर समय आता है,
So first of all of us would like to know what is the basic difference between these two terms, and how should a cooperative society go about achieving this ultimate aspect of a conveyance or a deemed conveyance, sir? सबसे पहले मैं कहूँगा कि कोविड के बाद हम मिल रहे हैं. मला तिथं सांगायचं तर बऱ्याच गॅप नंतर भेटतोय. बर्निंग इश्यूज पे जाने के पहले मैं कहूँगा, क्योंकि आज सुनील शर्मा जी है, शौर्य है, सारंग है, पार्थ जी है और नानावटी हॉस्पिटल के जो अभी अक्षय दत्तर जी ने प्रेजेंटेशन दिया तो वो भी थे. तो इनके सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आपने किया. और सुनील जी ने जरा शायरी में रंग लाया है तो मैं भी शायरी में शुरू करूंगा. कहते हैं कोविड के बाद हम मिल रहे हैं, जिंदगी में गम आते फिर कई, फिर भी मुस्कुराती है जिंदगी, जैसे बांसुरी में छेद होकर भी संगीत लहराती है बांसुरी. आज दो इशू सामने लाया पार्थ जी ने. बर्निंग इशू है, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम डीम कन्वेंस में जाए या हम कन्वेंस कंज्यूमर कोर्ट से कराए, हाई कोर्ट से कराए, सिटी सिविल कराए. यहाँ पे कितने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के ऑफिस बेयरर्स हैं? कैन यू रेज द हैंड? मेंबर ऑफिस बेयरर बहुत सारे हैं. 80% मेरे ख्याल से आप लोग आए. आपका धन्यवाद, छुट्टी के दिन आप इधर आए. तो ये जो बर्निंग इशू है उसमें 3 जजमेंट मैं सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं कंज्यूमर कोर्ट में 26 साल से हूँ, उपाध्यक्ष हूँ कंज्यूमर कोर्ट का, जिसके थ्रू कन्वेंस आजकल बहुत प्रोग्रेसिवली किया जाता है. दूसरा है आपके डीम कन्वेंस जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास आप जाएंगे. तीसरा आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सिटी सिविल में भी जा सकते हैं. इन सभी में जो ऑप्शन है मेरे ख्याल से मैं दोनों करता हूँ, तीनों करता हूँ रादर. मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ प्रॉपर्टी काज, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कंज्यूमर कोर्ट अभी बेस्ट ऑप्शन होने लगा है. इसका कारण ये है कि एक नया जजमेंट आया है कमलेश अग्रवाल वर्सेस नारायण सिंह सुप्रीम कोर्ट का. कंज्यूमर कोर्ट का प्रॉब्लम ये था, मैं प्रॉब्लम बताऊंगा और फिर आपको टाइम लगता था कन्वेंस की केस को. कभी कभी ऑर्डर होने के बाद कहते कि ऑल पार्टीज आर डायरेक्टेड टू डू द कन्वेंस, अगर वो नहीं करे तो जेल में जाने का प्रावधान कंज्यूमर के थ्रू है. मैंने 7 बिल्डर्स को कन्वेंस नहीं किया करके जेल भेजा हुआ है, इंक्लूडिंग पूजिता तिवारी, थ्रू कंज्यूमर कोर्ट. मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ. मगर फिर भी समय जो लगता था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कंज्यूमर कोर्ट का. और मेन प्रॉब्लम जो था, जो हमेशा विजय मुझे कहता था, सर कंज्यूमर कोर्ट में और डीम कन्वेंस में फर्क ये है कि डीम में एक बार ऑर्डर तो हो जाता है, गलत या सही, शायद हाई कोर्ट में गया तो 25 साल लगेंगे, नहीं तो हो जाएगा. डीम कन्वेंस जो है ना, वो ऐसे सोसाइटीज को अच्छा है जहां कोई बिल्डर पता नहीं है, जहां कोई लैंडलॉर्ड पता नहीं है. मैंने 70 सोसाइटीज का डीम कन्वेंस किया. सोसाइटीज नहीं थी, बिल्डिंग थी, चॉल्स थी, उसका सोसाइटी बना के डीम कन्वेंस किया. तो डीम में अच्छा है कि जिसको कोई वाली ही नहीं, कोई कंटेस्ट करने को नहीं है, डीम कन्वेंस का ऑर्डर हो जाता है, रजिस्ट्रार साइन कर देता है. अब उसके काय मराठी में कहते हैं ना, कायद्याने काम होतं, कायद्याने होत नाही, ते भी बोलना नहीं आता. तो पॉइंट इज हो जाता है. और अगर उसको चैलेंज किया बिल्डर ने या किसी ने हाई कोर्ट में, जहाँ कंटेस्टेड मैटर है, मैं कहूंगा आप डीम कन्वेंस को नहीं चाहिए. इसका कारण ये है कि डीम कन्वेंस में एग्जीक्यूशन का प्रावधान नहीं है. आप बिल्डर को या लैंडलॉर्ड को जेल में नहीं भेज सकते कन्वेंस करने के बिना. कंज्यूमर कोर्ट में आप उनको जेल में भेज सकते हैं, उनका सार्वजनिक मालमत्ता अटैच कर सकते हैं, और केवल कन्वेंस से नहीं, साथ में आपको ओसी, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कन्वेंस, सब कुछ मिलता है. और ओनली प्रॉब्लम इन कंज्यूमर वाज कि ऑर्डर तो दे दिया, अब वो लैंडलॉर्ड आने को तैयार नहीं है या लैंडलॉर्ड है ही नहीं है, फॉरेन कंट्री में गया, तो उसका साइन कौन करेगा? क्योंकि आज लैंडलॉर्ड के नाम पे प्रॉपर्टी होती है. बॉम्बे में एक यूनिक चीज है कि डेवलपमेंट राइट्स दिया जाता है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करना है लोगों को, बिल्डर को पे नहीं करना है. नॉर्मली आउट स्टेशन में बिल्डर लैंड खरीद लेता है और करता है. सिटीज में अभी नया प्रावधान हो रहा है कि डेवलपमेंट राइट कब से देते चले आ रहे हैं, और बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट राइट्स गिवन, you have to go to landlord also to get the convention, and that is a duty under MOFA section 11 rule 9 within 24 months, 24 months of the registration of society conveyance has to be done. यहाँ तो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, 80 साल भी नहीं कन्वेंस हुआ. तो ये जो राइट है, ये तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, वैधानिक करते हुए बिल्डर का आपको कन्वेंस देना. कंज्यूमर कोर्ट में अभी डीम कन्वेंस की सारी प्रोविजन आ गई है. सुप्रीम कोर्ट के कमलेश अग्रवाल वर्सेस नारायण सिंह का जजमेंट है.
वो कहता है कि कंज्यूमर कोर्ट्स रजिस्ट्रार्स आर नाउ एम्पावर्ड टू साइन फॉर द पार्टी हु इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू डू द कन्वेंस। तो ये बड़ा शॉर्टकट आपके लिए हो गया। मैंने मेरे पिताजी का बिल्डिंग का कन्वेंस किया, बहुत सारे कन्वेंस रुक्मिणी निवास का किया अभी, जिसमें डीम कन्वेंस जैसी प्रोविजन लागू है अभी कंज्यूमर कोर्ट में। रजिस्ट्रार इज अथॉरिटी। The advantage of consumer court is apart from execution you get a proper conveyance। मैं नहीं समझता हूँ कई बार डीम कन्वेंस यानी शादी समझ लो हो गया जी, ये समझ लो हो गया जी, डीम क्यों, कन्वेंस क्यों? तो प्रॉपर कन्वेंस एंड सिविल डिग्री आपको कंज्यूमर कोर्ट से मिल सकती है, हाई कोर्ट ज्यादा टाइम ले सकता है। दूसरा सवाल है एक सोसाइटी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकती है क्या? बहुत गलत फहमी किसी ग्राहक संगठन ने की थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बड़ी संगठन है, पार्ला में ऑफिस है उनका, कि अभी सोसाइटी कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकती। एक शोभा सोसाइटी का जजमेंट, कंडोमिनियम का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दे कैन नॉट फाइल, दे आर नॉट आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज कंडोमिनियम फ्लैट ओनरशिप के अंदर जो अपार्टमेंट एक्ट है, कंडोमिनियम में हर यूनिट होल्डर को साइन करना पड़ता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। आपकी सोसाइटी लिमिटेड है, आप कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन हो क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैविंग इन कॉमन सील। तो अभी समृद्धि कोऑपरेटिव सोसाइटी का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जस्टिस चंद्रचूड़ का आया है कि सोसाइटी इज अ कंज्यूमर एंड सोसाइटी कैन फाइल अ केस इन द कंज्यूमर कोर्ट। जहां हमारा केस रूबी टावर का भी उन्होंने कोर्ट किया, मेरा खुद का केस है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके आया। तो आप ये फिगर में नहीं रहना कि कंज्यूमर कोर्ट में सोसाइटी नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। तो ये दोनों आपके सवाल का जवाब है। जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि आज का जो बॉम्बे का बिजनेस क्या है, किसी ने मुझे पूछा था कि बॉम्बे का बिजनेस क्या है। उस जमाने में जब पहली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आई थी तब एसके पाटिल ने पूछा था कौन सी क्रेडिट कोऑपरेटिव करे, बिजनेस क्या है बॉम्बे का, तो मच्छीमारी बिजनेस था। और सब कोली लोग का जो मच्छीमार संघ है उनका क्रेडिट सोसाइटी बनाया था। अभी बॉम्बे का बिजनेस एक ही है, रीडेवलपमेंट। जगह इतनी छोटी कि हमको ऊपर ही जाना पड़ता है, तो इसके लिए रीडेवलपमेंट का दौर बॉम्बे में बिजनेस रीडेवलपमेंट का है, जिसके लिए कन्वेंस होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका अगर लक्ष्मी छाया हो गया, बिल्डिंग गिर गई, सामंत जी हमेशा कहते हैं आपदा विपदा में सब साथ आते हैं, सब साथ आए। जब ओनर के पास गए, लैंड ओनर के पास जिसका लैंड कन्वेंस था, वो कहा, उन्होंने कहा कितना 1.5 करोड़ उनको देना पड़ा एडिशनल। उस जमाने में जब हम प्रेजेंटेशन को गए थे, हमने कहा था 4 लाख रुपया कन्वेंस का मैक्सिमम खर्चा आएगा, उनको 1.5 करोड़ देना पड़ा है। उनके सेक्रेटरी ने हमारे ज्वाइंट प्रेजेंटेशन में कहा है। तो अबे सोमत आपका कन्वेंस कर लो, जब तक आपकी बिल्डिंग में आपके नाम नहीं होती, पुराना कास्ता कुछ भी हो गया, बिल्डिंग गिर गई, तो आपको 1.5 करोड़ क्या, अभी तो प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत बढ़ रही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो सब दुगना होते जा रहा है, फिर करेंगे। थैंक यू। उदय जी ने एक्चुअली आप लोगों के सामने मुद्दे इतने क्लियर कर दिए कि जो भी कंफ्यूजन था कन्वेंस को लेकर के या डीम कन्वेंस को लेकर के, और रिसेंट जो जजमेंट के बारे में उन्होंने बताया, जहाँ पे एक तो सोसाइटी को कंज्यूमर माना गया है और दूसरा कोर्ट रिसीवर या कोर्ट जो रजिस्ट्रार है उसके थ्रू साइन कर सकता है। जैसा हमारे डीम कन्वेंस में, जैसा आप लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जो अथॉरिटी है साइन करने के हिसाब से डीम कन्वेंस में, वैसे वहां का डीम कन्वेंस में कोर्ट रिसीवर और the person from the court representative can sign on the behalf of the developer. He gets into the shoes of the developer and he signs. Now it is left to the societies, जैसे अभी उदय जी ने ये भी बताया कि जहाँ पे आप लोगों को बिल्डर या लैंडलॉर्ड का दिख नहीं रहा है, मतलब कंटेस्ट नहीं हो रहा है, कहाँ है कुछ पता नहीं आता, पता नहीं, आप लोग कोशिश कर रहे हो उनको पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, वहां पे नहीं हो रहा है, तो शायद वहां पे आपको रजिस्ट्रार के थ्रू, हमारा जो प्रावधान है उसके थ्रू आसान हो सकता है। बट ऑल अदर केसेस प्रोबेबली यू मे नाउ अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट, व्हिच जैसा अभी सर ने बताया कि बोथ सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल है थ्रू दी कंज्यूमर फोरम्स। तो इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए विजय जी, आप देखिए अभी आपका जो रोल है यहाँ पे, सवाल बाद में लेते हैं, ये खत्म होने के बाद आप लेंगे। You please allow them to first present and then we will take up the questions. विजय जी,
अभी आपका आज का जो दो टॉपिक है उसमें दोनों में आपका एक्सपर्टीज है। मैं कन्वेंस में भी आप जैसा उदय जी ने 3 बार आपको कोट किया है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। और मैं संदीप साहब से भी मतलब इजाजत लूंगा बताने के लिए कि जो रीडेवलपमेंट है और जो 79A जो मतलब सभी सोसाइटीज जहां पे भी आप जाते हो तो 79A बात चलती है। तो विजय जी, मैं वो 79A के बारे में अभी नहीं बताऊंगा या मतलब उसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, बट कन्वेंस और रीडेवलपमेंट का जो लिंक है, जो आप क्या बताएंगे कि इस दोनों का जो इम्प्लीकेशंस है उसके बारे में थोड़ा आप बताइएगा प्लीज। चलिए, थैंक यू वेरी मच। 1:15 बजे एक्चुअली लंच टाइम शुरू हो गया है, लेकिन सब लोगों को जागते रहना पड़ेगा। नहीं, बट अभी ये जो टॉपिक है ना सर, आप नींद वैसे उड़ा देगा। ये नींद नहीं उड़ा देगा और नींद उड़ा देगा। तो बेसिकली रीडेवलपमेंट जो विषय है, आई मीन मुंबई में अभी आज की तारीख में कुछ बचा ही नहीं। आई मीन व्हाटएवर यू कैन डू इज ओनली रीडेवलपमेंट, बिकॉज़ लैंड इज नॉट देयर, हॉरिजॉन्टल इंक्रीमेंट हो नहीं सकता, वर्टिकली जाना है। अगर रीडेवलपमेंट में जाना है तो विच इज द बेसिक डॉक्यूमेंट, विच इज द डॉक्यूमेंट दैट यू रिक्वायर मोस्ट इज कन्वेंस। विदाउट कन्वेंस आप रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते। लेट अस स्टार्ट विद दैट पार्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई जगह पे हमने देखा है, बहुत सारे सेमिनार्स हम करते हैं जहां पे हमको सेक्रेटरी जनरल मिलते हैं, लोग बड़ी खुशी से हमको बताते हैं की आमच्याकडे काल जनरल बॉडी सभा झाली आणि जनरल बॉडी में हमने एक सवाल उठाया, लोगों को पूछा कि आपको क्या चाहिए, रीडेवलपमेंट चाहिए या रिपेयर चाहिए। तो वी आर वेरी हैप्पी टू स्टेट दैट देयर वाज 100% फॉर रीडेवलपमेंट। वो 100% क्यों था? क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ही चीज बैठा है, रीडेवलपमेंट मतलब आन दे, रिपेयर मतलब मुझे देना है। तो जिस चीज में मुझे देना है वो किसको चाहिए? तो ऑटोमेटिकली रीडेवलपमेंट सबने हाथ ऊपर कर लिए। सेक्रेटरी बोलता है सर 100% यूनानिमस डिसीजन, सो नाउ वी स्टार्ट विद रीडेवलपमेंट। देन ऐसे भी हमको सोसाइटी लोग मिले जिन्होंने बोला कि सर आमची रीडेवलपमेंटला सोसायटी केलेली है और कुछ ही दिनों में हमारा डिमोलिश होने वाला है। तो फिर उनको हमने पूछा कि वो कन्विंस वगैरह म्हणजे तुमचं झालेलं आहे ना? शॉकिंग आंसर था कि वो क्या होता है, मतलब रीडेवलपमेंट के लिए चले गए बट कन्विंस क्या होता है यही नहीं। बट देन थैंक्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, आवर ओन रमेश बाबू अवेकर साहब, लॉट ऑफ मतलब खूप प्रबोधन झालेलं आहे या विषयावरती। पीपल हैव बीन नाउ स्लोली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कन्वीनियंस क्या चीज होती है। जो एग्जांपल इन्होंने बताया, इट वाज अ फैक्ट कि हम सोसाइटी में गए थे, वी एक्सप्लेन टू द सोसाइटी कन्वीनियंस म्हणजे काय, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्यों करना चाहिए, सब सुनने के बाद, पूरा प्रवचन होने के बाद, हम प्रवचन देते हैं इस प्रकार का, पूरा प्रवचन होने के बाद लास्ट में 2 ही सवाल लोग पूछते हैं, 2 ही सवाल, नोबडी आस्क्ड 3 क्वेश्चंस। या कन्वीनियंसला खर्च किती येणार आणि किती वेळात होणार, 2 ही सवाल। फिर उसका आंसर हम देते हैं XYZ अमाउंट, इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है तो बहुत ज्यादा है, ये तो लूट रहा है। दिस इज अ नॉर्मल थिंग, मतलब बिकॉज क्या है, देयर आर 2-3 सेंटेंसेस व्हिच ऑल सोसाइटीज फ्रॉम चर्चगेट टू विरार कॉमन बोलते हैं। पहला सवाल ये है, पहला ये है, आमची सोसाइटी सोने का टुकड़ा है, प्रीमियम लैंड। हर एक को लगता है कि मेरी सोसाइटी प्रीमियम लैंड है, धारावी वाला भी यही बोलता है कि मेरी सोसाइटी प्रीमियम लैंड है। इट इज अ फैक्ट। मुंबई में एवरीवेयर द लैंड इज प्रीमियम, देयर इज नथिंग नॉन प्रीमियम हियर। सेकंड ये होता है, दे ऑलवेज ट्राई टू गेट टेल द कंसल्टेंट सर आमची सोसाइटी थोड़ी गरीब है, थोड़ा चार्ज कम करना। मलाबारी वाला भी यही बोलते, ये डायलॉग वहां पे भी ये सुनने आते हैं, नथिंग डिफरेंट इन दैट। एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज एवरीबडी थिंक्स आमची सोसाइटी है ना जरा वेगळीच है, नथिंग वेगळी। राइट फ्रॉम विरार टू चर्चगेट, मैं फिर से कह रहा हूं, ऑल सोसाइटीज आर सिमिलर, ऑल पीपल आर सेम, थिंकिंग इज सेम, वागणूक पण सेम असते, नथिंग इज डिफरंट। प्रत्येक सोसायटीमध्ये 1 किंवा 2 असंतुष्ट आत्मे असतात, जेवढे इथे ऑफिस बेरर दे विल एग्री विथ मी कि त्यांचं काम असतं, जो काम चल रहा है उसको कैसे रोकना है, ठीक है। एंड वन क्वेश्चन व्हिच इफ आई आस्क ऑल ऑफ यू, व्हिच इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू विल गेट नॉन कोऑपरेशन? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी। दिस इज वन प्लेस जिथे कोऑपरेशन सोडलं तर बाकी सगळं बघायला मिळतं। तो या लोकांना शिकवताना आमची नाके नव्हतात, पण आम्ही ते काम अजूनही चालू ठेवलेलं आहे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कन्वेंस इज ऑफ कोर्स 4 स्टेजेस यू कैन गो। सिटी सिविल में जा सकते हैं जहां पे बहुत टाइम लगता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट और एडवोकेट फ्रेंड, वहां चार्जेस भी वो आई थिंक पर हियरिंग लेते हैं और बहुत देर से मिलते हैं, एवरेज 40,000 पर हियरिंग वगैरह। आणि 12, 13, 15 वर्षांत कन्वेंस मिळणार असेल तो किसको चाहिए?
बिकॉज गम्मत ऐसी है कि 15th ईयर में जो सेक्रेटरी जाता है कोर्ट में उसको पता नहीं पहले सेक्रेटरी ने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो देन दे सेड कोई दूसरा, देन द सेकंड वाज क्रिमिनल केस, यू कुड डू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ मोफा। तो फिर लोगों ने बोला कि यार ये पुलिस स्टेशन जाना, वो कोर्ट जाना, कोई दूसरा अच्छा तरीका बताइए। सो द थर्ड ऑप्शन इज कंज्यूमर कोर्ट, जिसके सर्वे सवाया बैठे, इज अ बिग नेम इन द कंज्यूमर कोर्ट, वी फील वेरी प्राउड टू बी सिटिंग बिसाइड्स इट। सो कंज्यूमर कोर्ट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फोरम, जहां पे इज रादर ब्यूटीफुल फोरम, जहां पे न्याय मिलता है। आई कैन से टेल यू बिकॉज आई हैव बीन सिटिंग इन द कोर्ट एज अ जुडिशियल मेंबर फॉर क्वाइट सम टाइम। तो वहां पे न्याय तो मिलता ही मिलता है, आई मीन देयर इज नो डाउट ऑन दैट। बट जैसे मैंने कहा कि वो थोड़ा लेट मिलता है, व्हिच ही हैज नाउ स्पेसिफाइड कि वो जल्दी भी हो सकता है। सो दैट वाज वन फोरम जहां पे आप जा सकते हो। स्पेशली कंज्यूमर कोर्ट में कब जाते हैं? When the builder has promised you a swimming pool, a podium, a jogging track, some amenities which he has not fulfilled, तो उसके लिए you can also go। मतलब यहाँ पे दो तीन चीज एक मतलब एक आधा दो तीन चार पक्षी। You can also get the convenience, you can also go for these amenities, you can also go for compensation, harassment, बहुत सारी चीजें। Then the last मतलब आता कसं असतं लोकांनी साहेब इससे भी जल्दी कुछ है क्या? Because people it's a fast food का वाला जमाना है, the people want something very fast। तो फास्ट में क्या है? फास्ट चीज जो दिया गया डीम कन्वेंस। तो डीम कन्वेंस इज हियर टू स्टे ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ क्या है मेजॉरिटी पीपल का दे गो फॉर डीम कन्वेंस फॉर द सिंपल रीजन कि उनको पता है कि डीम कन्वेंस एक ऐसा मैटर है जो 6 महीने में खत्म होना ही है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। नहीं तो हमारे जुडिशियल में आई थिंक मुन्ना भाई भी वो लगे रहो में एक डायलॉग है कि वकील भी बोलता है कि तारीख मैं नहीं बता सकता, केस कब खत्म होगा मुझे नहीं पता है। बट थैंक गॉड वो डीम कन्वेंस एक ऐसा मामला है जहां पे 6 महीने में यू नो whether you are getting or not getting। And fortunately, at least I can tell you, we have done many cases for deemed conveyance जहाँ पे आज तक failure नहीं देखा है। So basically ये चार तो provisions आपको मतलब you can select। पर जैसे मैंने कहा कि लोग तो select वही करेंगे जो fastest है and जो economical है, लोगों को जो परवड़ता है, जो समझ में आता है। Because 6 महीना मतलब वो secretary जब तक वहाँ बैठा है, उसकी कार्यकाल में उसको conveyance मिल जाता है। और एक बार conveyance मिला, see the right way to start the redevelopment is definitely after getting the conveyance। But having said that, you may ask me a question, having said that, conveyance नसल्या society सुद्धा जातात का redevelopment ला? Yes, even without conveyance society can proceed, but there is a way of doing it, there is a method of doing it, it can be done। थोडी रिस्की असेल किंवा थोडंसं विश्वास ठेवून काम करण्याची वगैरे पद्धत असेल तर, but even that can be done। But the ideal method, if you ask me, is that सोसाइटी ने खुद का कन्वेंस पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने खुद का कन्वेंस कर लिया है तो रीडेवलपमेंट में बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम व्हेन योर फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, यू गेट अ मोर एक्यूरेट फिगर, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू कैन गेट व्हेन यू आर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट। बिकॉज रीडेवलपमेंट मध्ये कसं असतं, देयर आर 6 क्वेश्चन ओनली, देयर आर ओनली 6 क्वेश्चंस दैट एवरीबॉडी हैज गॉट व्हेन दे गो फॉर रीडेवलपमेंट। लोग यही जानना चाहते हैं कि मेरी सोसाइटी रीडेवलपमेंट जाएगी तो मुझे एरिया कितना मिलेगा, मुझे कॉर्पस कितना मिलेगा, मुझे रेंट कितना मिलेगा, मुझे शिफ्टिंग चार्जेस कितना मिलेगा, बैंक गारंटी कितनी मिलेगी और कितने समय में ये बिल्डिंग वापस खड़ी होकर मुझे अपना घर मिलेगा। These are the basic 6 questions that everybody has in their mind when they go for redevelopment। And let me tell you, जिस दिन ये 6 सवालों का जवाब आप देते हो मेंबर्स को, that is the day your redevelopment starts। उसके पहले जो आप कर रहे हो गधा मजूरी है। My only last submission is that when you are going for redevelopment as a cooperative housing society, it is very necessary that you follow the laws। जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिए हैं वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर वो फॉलो नहीं करते हो तो जैसे मैंने कहा, जो असंतुष्ट आत्मा बैठी होती है उनके लिए ये इजी बन जाता है आपको चैलेंज करने के लिए। बिकॉज द बिगेस्ट कंप्लेंट दैट वी हैव सीन इन द कोर्ट इज society has not followed section 79A। I will not go to that because वो 20 घंटे का लेक्चर। Yes, okay, thank you Vijay जी। और he has summed up in the right way। जो उदय जी ने जो स्टार्ट किया था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि and now it is left to the societies, what they all, the bottom line will always remain that what type of conveyance or what route the society wants to follow for getting the conveyance. The answer is in front of you, so it is left to the individual societies to decide like which is the best one suited for your type of society। So now जैसा अभी विजय जी ने बताया कि रीडेवलपमेंट में ये 6 क्वेश्चंस आते हैं और उन्होंने सही तरीके से एक फीसिबिलिटी रिपोर्ट का जिक्र किया है यहाँ पे।
So to talk about the feasibility report, there is none other than Mr. Sandeep Kangudkar, who is a renowned architect and who is an experienced person in all such redevelopment activities and in preparation of such feasibility reports. So Sandeep ji, आप इस वाले जो मुद्दा है, जो redevelopment का मुद्दा है, या कन्वेंस के बाद में redevelopment होना चाहिए, ऐसा विजय जी ने बताया कि कोई ऐसा भी तरीका है जो बिना कन्वेंस का भी हो सकता है, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे अभी, बट हमारा our stand will always remain that the society requires conveyance before it actually goes on and decides to redevelop their society. So we'll keep that as a premise. We'll not shift our goalpost. हमारा goalpost वही रहेगा कि conveyance पहले लीजिए, बाद में आप redevelopment के बारे में बात करिए. So the first and foremost thing which every society should actually consider is that they have to prepare the feasibility report. तो इस बारे में सर आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए लोगों को कि feasibility report क्या होता है एंड वो करने से और नहीं करने से और वो कौन करता है और जो करते हैं प्रोफेशनल्स उसका क्या क्या रोल है, रिस्पांसिबिलिटी है और उनके वजह से सोसाइटी को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है नहीं रहने से। सर थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। अभी टीम कन्वेंस रीडेवलपमेंट फिजिबिलिटी ये टॉपिक लेके ही मैं अभी आगे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सी सोसाइटीज का मेन प्रॉब्लम रहता है कन्वेंस। और कोई भी सोसाइटी मेंबर्स जब हमारे पास अप्रोच होते हैं कि हमारा कन्वेंस नहीं है फिर भी हमें रीडेवलपमेंट में जाने का है, क्या करें, आप फिजिबिलिटी निकालो, फिर हम लोग डेवलपर को देते, फिर डेवलपर देखेगा उसका आगे क्या करने का। तो एक्चुअली अपने जो राइट से पहले से ही दूसरे के पास है, और इस कंडीशन में आप और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करोगे फॉर द रीडेवलपमेंट, डेवलपर को, और आपके राइट्स उसको दे देंगे, फिर बाद में अगर उसने कुछ किया नहीं तो आप दोनों तरफ से अटक जाते हैं। एक तो आपका जो ओनर है या जो पहले वाला डेवलपर है जिन्होंने आपको कन्वेंस नहीं दिया, बाद में ये दूसरा डेवलपर का झमेला, फिर आपका रीडेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए पहले से ही बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ द रीडेवलपमेंट पहले आप कन्वेंस के बारे में सोचो। बहुत सी सोसाइटीज मैंने देखे हैं, डीप कन्वेंस में भी मैंने बहुत अलग अलग टाइप के किस्से देखे हैं कि उन्होंने डीप कन्वेंस करके तो लाए, लेकिन जब मैं फिजिबिलिटी निकालता हूं तो आई एम शॉक, क्योंकि जो उनका अगर 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और पुरानी बिल्डिंग अगर 1000 स्क्वायर मीटर एफएसआई कंज्यूम किया है, और डेवलपर कभी कभी वही जो राइट्स है टीडीआर के, वो दूसरे बिल्डिंग को, एक प्लॉट में 2 बिल्डिंग बन जाती है, तो टीडीआर वाली बिल्डिंग भी वहां खड़ी रहती है, पुरानी बिल्डिंग भी खड़ी रहती है। फिर जो पुराने बिल्डिंग को अगर डीप कन्वेंस देने का है तो जो अथॉरिटी का जो लॉजिक है वो भी थोड़ा समझ के बाहर का है। वो बोलते हैं कि प्रोपोर्शनेटली आपको लैंड का हम लोग कन्वेंस देंगे। प्रोपोर्शनेटली जहां पे जिस बिल्डिंग का टीडीआर कंपोनेंट भी यूज नहीं है, जो प्लॉट पोटेंशियल बैलेंस है, एक्चुअली दे हैव द मोस्ट राइट टू यूज द टीडीआर, लेकिन उनका वो जो राइट है वो डीप कन्वेंस में वो निकल जाता है। अगर 1000 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है और आपको डीप कन्वेंस 500 स्क्वायर मीटर का मिल गया, तो रीडेवलपमेंट के लिए आपके पास एरिया ही नहीं बचेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिग आप कोई भी कंसल्टेंट हायर करोगे, सिर्फ मैं ये दोनों भी एडवोकेट है, उनके फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ये दिक्कत सोसाइटीज को आती है और उनका ये कहना रहता है कि आप तो फिजिबिलिटी निकालो, फिर देखते हैं, फिर कोई सोसाइटीज कहती है कि बिल्डर जब अपॉइंट हो जाएगा तो आर्किटेक्ट, लॉयर है या कोई दूसरा कंसल्टेंट है, उसकी फीस वो बिल्डर क्यों भरेगा या हम क्यों भरेंगे। ये इनको समझ में नहीं आता है कि देखो जब कोई भी डेवलपर आता है तो वो हर एक कॉस्ट कंसीडर करता है, जैसे कंस्ट्रक्शन जो आपका करने का है उसका करने का वो कंसीडर करता है, उसके कंसल्टेंट्स का फी इंक्लूड करता है, रेट इंक्लूड करता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी में आपका भी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। समझो एक प्लॉट में 20 फ्लैट है और हर एक की कीमत 1 करोड़ है, तो 20 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ये प्लॉट में लग चुका है। जब रीडेवलपमेंट होगा तो जो डेवलपर आएगा पहला काम क्या करेगा, आपका 20 करोड़ डिमोलिश कर देगा, बराबर। वो डिमोलिश करके अपना खुद का काम चालू करेगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू करेगा। उसके लिए उसके ऑल कंसल्ट, उसका आर्किटेक्ट रहेगा, उसका लीगल एडवाइजर रहेगा, उसके ऑल कंसल्टेंट रहेंगे, सब टीम उसकी रहेगी।
लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो 20 करोड़ का जो ऑलरेडी डिमोलिश होने वाला है, उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? वो कंसल्टेंट्स की फीस कौन से प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड की जाएगी? फिर सोसाइटी वाले सोचते नहीं है, वो बोलते हैं वो बिल्डर क्यों भरेगा, अरे ये तो दिस इज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी ओपन माइंड कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी आपको प्रोटेक्ट करने का, उसकी जो फीस है यू शुड कंसीडर एज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट, तभी ये रीडेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सकती है. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट थिंकिंग द रीडेवलपमेंट विद ओपन माइंड. बहुत से सोसाइटीज में क्या होता है, एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर अपने को बहुत ऊंची पहाड़ पे चढ़ाई करके जाने का है और आप ज्यादा लोड करते जाओगे, फिर वो मुकाम पर पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी. वैसे ही जैसे अपना एज बढ़ते जाता है, हम लोग बहुत ये आदमी ये करेगा, ये आदमी ये करेगा, ऐसे सब ख्याल अपने दिमाग में डालते जाते हैं और प्री कंसीव हो जाते हैं. फिर अपना बहुत माइंड जो है लोडेड रहता है. जब बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के पोजीशन पे आती है तो सब मेंबर्स भी बिल्डिंग के साथ सीनियर सिटीजन होते गए रहेंगे, उनके दिमाग में बहुत प्री कंसीव्ड आइडियाज रहती है, तो वो पहले उनको दिमाग में से हटाना जरूरी है. जब आप ओपन माइंड से काम करना चालू करोगे तभी रीडेवलपमेंट इज पॉसिबल. सो अलोंग विद दिस ड्रीम कन्वेंस, think about the open mindedness and think about your consultant fees is also part of the project cost. इसमें अभी संदीप जी एक छोटा सा बिफोर आई अगेन गो बैक टू उदय जी, थोड़ा सा इसमें जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आपने अभी एफएसआई कंपोनेंट वगैरह कुछ बात किया, अभी जो एफएसआई कितना मिलेगा और कितना यूटिलाइज्ड है, तो उसके बारे में एक छोटा सा 1-2 मिनट में आप अगर बता पाओगे कि देखिए अभी एक नया जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स हमारे मुंबई के लिए लागू है और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी अभी आ चुका है, तो यहाँ पे सोसाइटी को इंडिविजुअली डेवलप करने में, रीडेवलप करने में और क्लस्टर डेवलपमेंट के हिसाब से अगर डेवलप करने में, या फिर दूसरे क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं कि इसको कैसे मैक्सिमम पोटेंशियल प्लॉट से हमको कैसे मिले, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. ऐसा टॉपिक है कि मैं 2 मिनट में उसे वेरी फ्रैंकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता. थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज के हिसाब से मैं आपको पूछ रहा हूँ, मुझे पता है 2 मिनट का टॉपिक नहीं 2 घंटे का टॉपिक है, बट आप 3 मिनट ले लीजिए सर. अभी कोई भी सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट में जाती है तो फर्स्ट थिंग कि अपने प्लॉट में हम लोग कितना मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और वो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन सा डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन फायदेमंद रहेगा, इसकी जानकारी हमें किसी आर्किटेक्ट से लेना बहुत जरूरी है, ताकि वो इवैल्यूएट आपका प्लॉट का जो पोटेंशियल है अच्छी तरह से इवैल्यूएट करके आपको बता पाएगा कि ये रेगुलेशन आप यूज करोगे तो अपने प्रॉपर्टी में मैक्सिमम एरिया डेवलप होगा और वो जनरेट करने के लिए कॉस्ट भी थोड़ी इकोनॉमिकल कॉस्ट रहेगी. ऐसा नहीं कि मैक्सिमम एरिया जनरेट करने के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्केलेट नहीं होना चाहिए. तो दोनों का बैलेंस रख के वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हिच डेवलपमेंट रेगुलेशन इज सुटेबल फॉर रीडेवलपिंग आवर प्रॉपर्टी. अभी ज्यादा करके जो सोसाइटीज रहती है छोटी रहती है, 700 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, तो उनके लिए क्लस्टर रीडेवलपमेंट में हम लोग नहीं जा सकते. क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए सिटी में अगर आपकी सोसाइटी है तो मिनिमम 4000 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए और सबब के लिए 6000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए. बहुत कम सोसाइटीज ऐसी है कि जिनके पास इतना बड़ा एरिया है. इसके लिए क्लस्टर रीडेवलपमेंट हम थोड़ा बाजू में रखेंगे. कोई सोसाइटी बड़ी रहेंगी उसके लिए मैं अलग से उनके साथ बात करूँ. जैसे हम लोग सारस्वत कॉलोनी है सांताक्रूज में, उनका एरिया 16,000 स्क्वायर मीटर है, लेकिन वो सोसाइटी रीडेवलपमेंट क्लस्टर के लिए जा सकते हैं, लेकिन उधर भी फनेल जोन है, हाइट का रिस्ट्रिक्शन है. तो हर एक बात का हमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि भाई इतना बड़ा एरिया है तो हम लोग क्लस्टर में जाएंगे, इतना एफएसआई मिलेगा ये तो, लेकिन पेपर पे रहेगा, एक्चुअल एग्जीक्यूट भी होना चाहिए कि इतना एफएसआई हम लोग अपने प्लॉट पे यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं. तो उसके लिए जो नॉर्मल रेगुलेशन है, जैसे रेगुलेशन नंबर 30 टेबल 12 कि रोड विड्थ के हिसाब से जो एफएसआई मिलेगा 2.2 एफएसआई पूरे प्लॉट के लिए मिलेगा प्लस 35% फंजिबल. तो ये जो एफएसआई मिलेगा उसमें जो कारपेट एरिया जनरेट होगा वही हम लोग इसमें यूटिलाइज कर पाएंगे. वैसे कोई भी सोसाइटी अगर एसबी रोड पे है तो वो 27 मीटर के ऊपर है, जस्ट मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ऐसा ये नहीं, तो
तो उनको 2.5 FSI मिलेगा, उसके ऊपर 35% फंजिबल। जिनकी सोसाइटीज 9 मीटर एंड 12 मीटर के बीच में, उनको 2 FSI मिलेगा और 35% फंजिबल। तो ये एज पर द रोड विड्थ मैक्सिमम जो प्राइवेट सोसाइटीज है उनके लिए FSI अवेलेबल है, तो वो हिसाब से उनको कारपेट एरिया जनरेट होगा। जो माडा की सोसाइटीज है उनके लिए माडा का इस 33(5) रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। जो स्लम्स है उनके लिए SRA का रेगुलेशंस है। तो अब और जो सोसाइटीज बहुत ज्यादा FSI कंज्यूम्ड है तो वहाँ पे हम लोग 33(11) यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसका भी प्रावधान की हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज। कोई पॉलिसी ऐसी है कि हम लोग BMC को पार्किंग हैंड ओवर कर सकते हैं, तो पार्किंग से भी अपने को ज्यादा FSI मिल सकती है, लेकिन उसके लिए रोड फ्रंटेज कितना है, अपना प्लॉट साइज कितना है, ये सब देखना पड़ता है। तो अलग रेगुलेशंस है जिनके थ्रू हम लोग अपने प्लॉट में कितना मैक्सिमम कारपेट एरिया जनरेट कर पाएंगे, उसके लिए कितना खर्चा आएगा, उसमें खर्चे में आपका ऑल अप्रूवल कॉस्ट आ जाएगा। अप्रूवल कॉस्ट में हम कितने प्रीमियम्स पे करने हैं, कितना अमाउंट का TDR परचेस करने का है, कंसल्टेंट्स की फीस कितनी होगी, अपना रेंट कितना होगा, हमें मिनिमम कितना कॉर्पस, ये सब प्रोजेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइनल होने के बाद ये प्रोजेक्ट कॉस्ट रिकवर होना जरूरी है। तो ये रिकवर करने के लिए हमें कितना एरिया मैक्सिमम हमें ओपन मार्केट में सेल करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। फिर जो बचेगा वो अपने ले लेगा। इतनी बात हमें याद रखने की है। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट अगर आपको वायबल नहीं है तो कोई आप भी वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे या डेवलपर भी नहीं आएगा। इसके लिए अपनी जो डिमांड है वो थोड़ी वाजिब होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट कॉस्ट रिकवर होना चाहिए। अगर आपकी डिमांड ज्यादा है तो ये भी जरूरी है कि वो प्रोजेक्ट में आपका भी कुछ इनपुट होना जरूरी है। सो ऑल दिस पैरामीटर्स विल मेक द प्रॉपर फिजिबिलिटी, एंड एज पर दिस फिजिबिलिटी हम लोग सेल्फ करना चाहते हैं तो सेल्फ भी कर सकते हैं, या डेवलपमेंट मैनेजर अपॉइंट करके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या कोई सोसाइटी ये दोनों ऑप्शंस नहीं करना चाहते तो डेवलपर को अपॉइंट करके भी कर सकते हैं। तो लेकिन अपना बेस जो है बहुत अच्छी तरह से अपने बनाना पड़ेगा, अच्छे आर्किटेक्ट से, अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट से प्रोजेक्ट का स्टडी करके, इवैल्यूएट करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर डेवलपर अपॉइंट करते हो तो वो कैलिबर के डेवलपर्स अपने को अपॉइंट करके उनका सब एनालिसिस करके अपने को उनको अपना प्रोजेक्ट सुपुर्द करना जरूरी है। थैंक यू संदीप जी। भाविका साहब के पास फिर से मैं आता हूँ। डीम कन्वेंस जो हम लोग बोलते हैं सर, या कन्वेंस बोलते हैं, तो उसपे एक टाइटल जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में थोड़ा बताइए। और थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी है सोसाइटीज में कि डीम कन्वेंस के टाइम पे अगर वो जो प्लॉट है वो फ्री होल्ड नहीं है, अगर लीज होल्ड प्लॉट है, तो उसमें डीम कन्वेंस और फ्री होल्ड प्लॉट का डीम कन्वेंस या कन्वेंस में अंतर क्या है, और उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? दोनों बहुत अच्छे सवाल है। एज फार एज डीम कन्वेंस इज कंसर्न, डीम कन्वेंस में क्या होता है, रजिस्ट्रार आपको ऑर्डर दे देता है, और रजिस्ट्रार जब ऑर्डर दे देते हैं उसको कंसिडरेशन अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा, सामंत साहब ने बहुत फास्ट किया, मगर लकी थे कि कोई बिल्डर कंटेस्ट नहीं किया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जाके स्टे हो जाता तो 10 साल आपका डीम कन्वेंस अटक सकता है। देयर इज अ रिट पिटीशन इन द हाई कोर्ट बाय व्हिच देयर आर एटलीस्ट नंबर ऑफ डीम कन्वेंस आर स्टेड डन बाय द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार में जो एक्यूरेसी आपको चाहिए वो शायद मिलने की, अनलेस मैं तो कहूंगा कि आप साहब जैसे आर्किटेक्ट को लेके आपका या कोई भी unless the consultant is very accurate. Correct. You take the entire physical inspection of your conveyance part. Don't go by your agreement जो आपने लिखा है उसमें मत जाइए। कंस्ट्रक्शन का जो भी प्लान है उसी का प्लान से मत जाइए। Consider all plans and physical measurement आप करो। चाहे कोई भी आर्किटेक्ट है, कलवुडकर साहब मेरे साथ रहेंगे, कि फिजिकल वेरिफिकेशन करके कैलकुलेशन करके ले लो कि कितना है। तब आपको पता चलेगा कि आपके प्लॉट पे 2.5 FSI अवेलेबल है, बिल्डर ने TDR लोड किए और बिना लोड किए भी 3.5 वापर लिया है, या कम कर लिया है जो दूसरी बिल्डिंग में वापर लिया है। तो जब आपको पता चलेगा तभी आपको, बिकॉज जो नया बिल्डर आने वाला है वो बोलेगा आपका प्लॉट में इतना FSI TDR है ही नहीं, आप कन्वेंस कैसे? तो ये पहला करना जरूरी है, चाहे आप डीम में जाओ चाहे आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ। कंज्यूमर कोर्ट में एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज डीम कन्वेंस में क्या है कि बिल्डर कहता है कि मैं नहीं करता, क्या करना करो, आप जाओ लिटिगेशन में। तो आपको एग्जीक्यूशन का प्रोविजन डीम कन्वेंस में अभी भी नहीं है, अनलेस
कहाँ पे अच्छा है, बिल्डर नहीं आएगा, कंटेस्ट नहीं करेगा, मैं एडवाइस करूंगा टीम को, रजिस्ट्रार साइन कर देता, हो जाता है। और अभी वो प्रोविजन भी कंज्यूमर कोर्ट में आपका आ गया, तो उधर भी फास्ट हो सकता है। वहां पे आपको सिविल डिग्री मिलती है, यहाँ पे रजिस्ट्रार का ऑर्डर मिलता है। ये एक फर्क है। स्पीड जहाँ दोनों स्पीड सबसे ज्यादा, जैसे इन्होंने करेक्टली कहा, और ऑब्वियस रीजन्स, कायद्याने आणि कायद्याने काम केल्यावरती डीम कन्व्हेन्सला फास्ट मिळू शकतं, कंझ्युमर कोर्ट कायद्याने जातात, पण तरी सुद्धा रजिस्ट्रारच्या अपेक्षा जेवढ्या तिकडे आहेत तेवढ्या इकडे नाही। थोड़ा फ्री होल्ड और लीज होल्ड बता दीजिए। हाँ, तो फ्री होल्ड में क्या होता है कि फ्री होल्ड जब लैंड है आपकी तो आपको डायरेक्ट कन्वेंस मिलता है। अगर लीज होल्ड लैंड है तो आपको लीज डीड मिलता है। इसमें देखना पड़ेगा कि आपका लीज टर्म्स क्या है। 99 इयर्स का लीज टर्म्स है तो आप रीडेवलपमेंट को जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि जैसे माड़ा है, एसआरए है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कोस्टल कॉलोनीज है, कलेक्टर लैंड है, इसमें आपको फ्री कन्वेंस मिलना मुश्किल है, आपको लीज होल्ड ही मिलेगा वहां पे। माड़ा भी आज लीज होल्ड ही करती है, लीज डीड मेरे कितने केसेस में अभी माड़ा को ओसी देने का भी अथॉरिटी है, कन्वेंस का भी अथॉरिटी, तो आपको एडिशनल एरिया दे देंगे मगर लीज होल्ड, तो वो लीज होल्ड वहां लीज होल्ड ही होता है, तो लीज डीड होगा। तो बट इसमें एफएसए का कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में उतना ही मिलेगा। नहीं, प्रोजेक्ट विल बी आपको दो चीज देखना चाहिए, खास करके कन्वेंस जो फ्री होल्ड है उसका तो आपको सीधा कन्वेंस मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे शेरे पंजाब, मैं आपको कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूँ, अंधेरी में शेरे पंजाब सोसाइटी ईस्ट में, शेरे पंजाब में क्या है कि देयर इज अ पेरेंट सोसाइटी, या आप इधर ये भी ले लो आपका ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी शास्त्री नगर में देयर आर 50 सोसाइटीज एंड अ फेडरेशन। Federation has got a right in Shere Punjab, the original society has a right of conveyance. Then they have given lease to various builders and they have constructed, or various societies they have constructed. So the builder will say, मैं तो आपको lease hold दे सकता हूँ, मेरे पास right है lease hold का। अगर parent society को पार्टी बनाएंगे, और मैंने किया है, शेरे पंजाब में भी मैंने conveyance दिया। हाँ, आपकी अगर माड़ा की बिल्डिंग है, आपकी अगर एसआरए की बिल्डिंग है, आपकी अगर गवर्नमेंट लैंड है, तो वहाँ पे lease hold ही अभी तक है। कलेक्टर लैंड फ्री होल्ड कर रहे हैं, वहां पे बिल्डर को एडिशनल पैसा देना पड़ता है, उसके प्लॉट का जो भी है, वहां पे वो एडिशनल पैसा डिपॉजिट करके आज कलेक्टर लैंड भी फ्री होल्ड होगी। तो पहला स्टेप है आप लीज होल्ड की फ्री होल्ड कर सकते हैं क्या। दूसरा स्टेप है कि क्या कन्वेंसिंग राइट किसके पास है, इज देयर अ कन्वेंसिंग राइट, एंड इफ इट इज नॉट, तो यू कैन गो फॉर लीज डीड विद माड़ा एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर यू विल गेट द सेम एरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी एफएसए ओनली कितनी टर्म का कन्वेंस है, आपने 99 इयर्स का है और आपके 91 ईयर हो गए, नहीं होगा मोस्टली सोसाइटीज का, पर आजकल नया लीज में 33 इयर्स का लीज होता है, तो फिर वो लीज में वो आपका भाड़ा बढ़ा देंगे। कई सोसाइटीज बॉम्बे में ऐसा है, ट्रस्ट का लीज है और अभी ट्रस्ट बोल रहा है कि हमको ये भाड़ा बढ़ाना है, नहीं तो मैं लीज एक्सटेंड नहीं करता, तो सोसाइटीज प्रॉब्लम में आ गई रीडेवलपमेंट के लिए। तो ये देखना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। मैं एक ही चीज बोलूंगा, सॉरी, रीडेवलपमेंट के बारे में जितना भी सावंत जी ने 6 कंडीशंस बोली, वो अगर आपकी फुलफिल नहीं किया बिल्डर, तो कंज्यूमर कोर्ट में आप आ सकते हैं, उसके खिलाफ केस करके आपका रेंट वगैरह वसूल कर सकते हैं इंट्रीम ऑर्डर में। तो एक प्रावधान कंज्यूमर कोर्ट में। जाते जाते रीडेवलपमेंट के बारे में इतना ही बोलूंगा कि रीडेवलपमेंट हमेशा सोचिए, रात ही रात में विश्वास बदल जाता है, बात ही बात में इतिहास बदल जाता है, मगर तुम मुसीबतों से न घबराए सोसाइटी के मेंबर, अगर तू चाहे सही काम करोगे तो धरती के आकाश बदल सकते। थैंक यू विजय जी। आपने सीनियर काउंसिल होने के नाते जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी इनको दिखता है, हम तो कन्वेंस के बारे में इनको पूछ लेते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, इन्होंने तो रीडेवलपमेंट को भी कंज्यूमर कोर्ट में लेके आ गया। तो एनीवेज नहीं है, मतलब आई एम ट्राइंग टू जस्ट रिलेट दैट how to make use of the opportunity anywhere as far as their profession is concerned. Vijay ji, I'll have the last words from you. देखिए 79 ये मुझे लाना ही पड़ेगा सर थोड़ा, ताकि वो बहुत, मतलब मेरे लिए भी वो थोड़ा सा उतना क्या बोलते हैं कि आई डोंट प्रेफर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट आप इतना बता दीजिए, इतना आप मुझे बता दीजिए सर, हम लोगों को बता दीजिए कि 79 ये आई एम नॉट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, आई विल श्योरली नॉट आस्क द क्वेश्चन whether it is a directive or a compulsion or whatever adjectives you may use, but at least you may please let us know what are the basic functions or what are the basic procedures which the society has to follow so that they successfully accomplish the redevelopment. Let us not talk about 79A per se. See, to begin with, let us understand 79A मतलब क्या है।
every society which is governed under the NCS Act 1960 rules 1961 and bylaws वगैरह वगैरह, so उनका कर्तव्य है कि जो सोसाइटी को गवर्नमेंट बोलती है गाइडलाइन उसको फॉलो करना. So I think 79 is a very good thing. I'll tell you why it is a good thing. Before 2009 the situation क्या थी वो समझ लीजिए. सोसायटी में जो सोसायटी पुरानी हो चुकी है, स्पेशली मुंबई कसं आहे आमचं समुद्राजवळ आहे, त्यामुळे लवकर वेअर अँड टेअर झालेलं आहे, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, रीडेवलपमेंट करना पड़ रहा है. तो ऐसे में सोसाइटी में एक मूवमेंट शुरू हो जाती थी कि चला अपन रीडेवलप करूया, बिकॉज रीडेवलपमेंट लोगों को लगता था कि पैसे मिळणार, जागा मिळणार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो देन दिस मूवमेंट इज टू स्टार्ट. आणि गंमत काय व्हायची, दिस इज बिफोर 2009, थोड़ा इतिहास में लेके जा रहा हूँ. उसमें वन पर्सन इज टू स्टार्ट द रीडेवलपमेंट मूवमेंट, मोस्टली सेक्रेटरी रहता था, चेयरमैन रहता था. एंड फिर थोड़ा आगे जाने के बाद एक हवा चलती थी और वो एक बिल्डर लेके आता था, फिर वो बिल्डर कुछ आश्वासन देता था, फिर उसी बिल्डिंग के एक दूसरे आदमी को लगता था कि ह्याला जास्त कळत नाही, मला जास्त कळत. फिर वो एक अपना ग्रुप बनाता था, वो अपने तरफ रीडेवलपमेंट चालू करता था. एकाच बिल्डिंग मध्ये एक बिल्डर येऊन 16 सह्या घेऊन जातोय, दुसरा बिल्डर येऊन 14 सह्या घेऊन जातोय, आणि अल्टिमेटली रीडेवलपमेंट व्हायला बाजूलाच they used to go into the court fighting against each other. So this was situation before 2009. So people went to the government कि भैया ये क्या हो रहा है, मतलब how do we go? See, the problem is what is all the laws which are framed for cooperative societies are what? MCS Act 1960, Rules 1961, MOFA 1963, Registration Act 1908, then maybe I mean all these laws which have been coming, they are all were framed at that time जेव्हा रीडेवलपमेंटचा आर पण नव्हतं. सो टुडे व्हेन यू स्टार्ट टू आर्ग्यू कि किधर क्या लिखा है, तो किधर को लिखा ही नहीं, रीडेवलपमेंट किधर कुछ लिखा ही नहीं है. सो दैट इज व्हाई 3 जनवरी 2009 को जो सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया, जो गाइडलाइंस इशू किए, दैट वाज बेसिकली फॉर सोसाइटीज जो सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाना चाहती है. देखो वो कमिटी भी पूछती थी कि सर हमको करना है, लेकिन क्या उसका मतलब स्टेजेस क्या होने चाहिए वो पता ही नहीं हमको. सो गवर्नमेंट गॉट दिस गाइडलाइंस based on which you are supposed to do that, and societies were doing. मजे की बात ये आज भी people were challenging 79 is not a law, ये वो उनको भी पूछो तो वो भी बिल्डर फाइनलाइज करने के टाइम पे डेप्युटेशन को लेके आते, मतलब ती शेवटची स्टेज करायला ते जातात तिकडे, ऑथराइज ऑफिसर आणतात आणि ती प्रोसेस करतात. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, डोंट फॉलो एनीथिंग ना, बट दे सिलेक्टिवली वांट टू डू इट. सो माय हंबल रिक्वेस्ट इज दैट 79A should be followed, त्याच्यात काही वादच नाहीये. See, basically this law, these guidelines which were brought on 3rd January 2009 were prevalent till 3rd of July 2019. 4 जुलै 2019 ला त्याच गाइडलाइन्स मध्ये काही फेरफार करण्यात आले. इट इज बेसिकली सेम. त्या फेरफार मी 2 मिनिटात सांगतो, सो दॅट विल हेल्प यू टू व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस थिंग. बेसिकली तुम्ही जर रीडेवलपमेंट करत असाल आणि फॉलोइंग दिस गाइडलाइन्स 79A, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द कमिटी हैज टू बी अ प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड मॅनेजिंग कमिटी. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जनरली सोसायटीमध्ये म्हणजे बऱ्याच सोसायटीत आम्ही असं बघतो की इलेक्शन होत नाही, सिलेक्शन होतं. सिलेक्शन पण कसं असतं ते म्हणजे इट्स लाईक व्हेरी गो राऊंड. साहेब तुम्ही बना सेक्रेटरी, मला वेळ नाही, तुम्ही मी बाहेर गावी असतो, तुम्ही मला काय कळतच नाही. मग शेवटी येतं त्या बिल्डिंग मध्ये जे काका असतात ते बिचारे रिटायर्ड आहे, सोशल वर्क करते बैठे, साहेब तुम्ही करा का, तुम्ही रिटायर्ड आहे. तो म्हणतो ठीक आहे सोशल वर्क करायचं इथून सुरू करूया, आणि मग तो घेतो. त्या बिचाराला काही माहिती नाहीये लॉज काय रूल्स, कसं माहिती, तो आपल्या फील्ड मध्ये वेटरन होता पण इथे त्याला काही कळत नाही, आणि दॅट इज वेअर द प्रॉब्लेम स्टार्ट. सो बिफोर यू स्टार्ट युअर रिडेव्हलपमेंट, इट इज नेसेसरी, like what you sir said, that you go in for the consultants who can first give you proper guidance. कारण कसं आहे, आज डेव्हलपर एनी काइंड ऑफ कन्स्ट्रक्शन एनीवेअर, मला सांगा एनी काइंड ऑफ कन्स्ट्रक्शन दॅट द बिल्डर विल कॅरी, त्याच्याकडे कोण असणार आपल्याला, लेट अस अंडरस्टँड. ही विल हॅव अ आर्किटेक्ट, बिल्डिंग बांधण्याचा आर्किटेक्ट असणार त्याच्याकडे लॉयर असणार किंवा बॅटरी ऑफ लॉयर्स इफ इज अ बिग बिल्डर, त्याच्याकडे चार्टर्ड अकाउंटंट असणार बिकॉज टॅक्सेशन पैशाचं, त्याच्याकडे इंजिनियर असणार बिकॉज टेक्निकल टीम लागणार आहे. सो दीज 4 टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड. म्हणजे व्हेन यू आर अपॉइंटिंग अ पीएमसी, these 4 people will be there somewhere around you, and because you are a cooperative housing society, a housing consultant would be a best person to guide. कशासाठी? तुम्ही जे मिनिट्स बनवणार, तुम्ही जे मीटिंग्स घेणार, तुम्ही जे रिझ्यूम पाठवणार. कारण कसं असतं, when you are formulating the resolutions, they have to be properly prepared. जेव्हा कोर्टात एखादी केस जाते तो कोर्ट में जज ये नहीं पूछता कि आपको क्या लगा और आपकी मंशा क्या थी उस वक्त. ते विचारतात रेजोल्यूशन काय पास केलं त्याचे डॉक्युमेंट द्या. जो पेपर बोलता है कोर्ट में. सो इसीलिए ये पेपर वर्क इमैक्युलेट रखना
बहुत जरूरी है. So that is why when you are selecting your PMC architect, whatever profession that you are selecting, please understand that's a selection properly केलं पाहिजे. I think when the session started, Gosaka Saab and Prabhu, they were talking about मुंबईमध्ये बऱ्याचशा सोसायट्या रखडलेल्या आहेत. बऱ्याचशा सोसायट्यामध्ये काम रखडलेलं आहे, लोक रस्त्यावरती आहेत, त्यांचे रेंट्स अडकले वगैरे वगैरे. आणि त्याची कारण काय माहिती, मी कारण सांगतो तुम्हाला. त्याचे दोनच कारण आहेत. पहिलं कारण, members are greedy. I am openly saying this because this is my experience. I mean, thousands of societies I am dealing with every day. ते किती ते और मागू ना, और मिलेगा क्या, और मिलेगा, ते संपतच नाही कुठे. यू हॅव टू अंडरस्टँड कुठे संपलं पाहिजे ते, नंबर 1. अँड नंबर 2, कुठेतरी त्यांना असं वाटतं पीएमसी रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, वो लॉ में लिखा है तो पीएमसी को पकड़ के लाके बिठाओ. दैट इज रॉन्ग. प्लीज अंडरस्टँड पीएमसीचा रोल काय आहे. पीएमसी इज योर श्रीकृष्ण इन द महाभारत. त्या रथामध्ये जो श्रीकृष्ण, पांडवांनी कशी जिंकली होती, ते 5 होते, त्यांच्याकडे श्रीकृष्ण होते, त्यामुळे त्यांनी रथ घेऊन गेला. म्हणजे ही वॉज द वन डायरेक्टिंग देम. त्यामुळे तो जो पीएमसी तुमचा बरोबर नसेल, अँड आय एम सेइंग दिस विथ अथॉरिटी, कारण जेवढे स्टडी मी केले, ज्या अडकलेले प्रोजेक्ट्स आहेत, मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स मध्ये त्या पीएमसीने कुठेतरी घाण करून गेलेला आहे. पण पीएमसी सिलेक्ट कोणी केलं, मेंबर्सनी केलं, कारण तो तुमचा प्रेरोगेटिव्ह आहे. सो वेन यू आर डुईंग द सिलेक्शन ऑफ द पीएमसी, please be highly vigilant, alert. Number 1 है. Try to find out everything about the PMC before you appoint him. पण अनफॉर्च्युनेटली काय होतं, लोक पीएमसी अपॉइंट करतात, नंतर फाईंड करतात सगळं, नंतर त्याच्याशी कुरवड्या करतात. प्लीज अंडरस्टँड, एकदा पीएमसी अपॉइंट केला, he becomes a part of your society. Now he is not an outsider, he is on this side of the table and he is going to help you to negotiate, renegotiate, fight with the builder. Because for everything said and done, बिल्डर्स बरोबर फाईट करणं सोपं नसतं. म्हणजे एक सुनील शर्माजी बसले, त्यांच्याशी मी एक गेम खेळलो एकदा. मी त्यांना म्हटलं, साहेब मी काही ते नावं सांगितली, तुम्ही त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय डोक्यात सांगा. मी त्यांना म्हटलं, साहेब क्रिकेट, ते म्हणाले सचिन तेंडुलकर. मी म्हटलं म्युझिक, ते म्हणाले लता मंगेशकर. म्हटलं फिल्म इंडस्ट्री, ते म्हणाले अमिताभ बच्चन. मी म्हटलं बिल्डर, काही उत्तर दिलं नाही. म्हटलं तुमच्या डोक्यात काय आलं माहिती का, चोर. दॅट इज द ओनली वर्ड विच कम्स टू द माइंड द मोमेंट यू से बिल्डर. म्हटलं हे जरी आपण म्हटलं तरी प्लीज अंडरस्टँड, सगळे बिल्डर चोर नसतात, नाही तर मुंबईची स्कायलाईन बनली नसती. सो आपली चुकी आहे. वी हॅव टू बी विजिलंट, वी हॅव टू बी मोर अलर्ट वेन वी आर सिलेक्टिंग द पीएमसी, अँड विथ द पीएमसी वी हॅव टू सिलेक्ट द बिल्डर. हे सांगत असताना जी प्रक्रिया दिली आहे 79A मध्ये, ती संपूर्णपणे जर फॉलो केली तर आय कॅन अश्योर यू लेस चान्सेस. असं म्हणणार नाही मी तुम्हाला की कोर्ट में जाएगा नाही मामला. कारण कसं आहे, जनरली सोसायटीमध्ये जेव्हा 2 माणसांची थीप असते, काय ते म्हणतात ना, झगडा असतो, त्याच्यात एक म्हणत नक्की सांगतो, मैं देखता तू रीड कैसे करता, 20 साल तक बिल्डिंग को सडाऊंगा मैं, हा एक जनरल डायलॉग असतो. आणि त्याच्यावरती बरेच लोक आम्हाला पण आठवणे. आमच्याकडे मला आठवत एक सोसायटीत गेलो होतो, तिथे वी वर टॉकिंग टू द सेक्रेटरी, अँड तो सेक्रेटरी बिचारा रेझोल्युशन देत होता. 1 पर्सन स्टूड अप, एव्हरी रेझोल्युशन ऑब्जेक्शन करत होता. 4 जण त्याला विचारलं, तो ऑब्जेक्शन का करतोय बाबा, काय प्रॉब्लेम काय, तो सेक्रेटरी तुझ्या भल्याच बोलतोय. तो बोलले मेरा उसका 36 का आंकड़ा है, वो जो बोलेगा उसको मैं ऑब्जेक्शन लेगा. क्यों, क्या हो गया. त्यांनी जे उत्तर सांगितलं तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, लोक कुठे काय ठेवतात. तुम्हाला वेन माय डॉटर, आय गॉट 1 डॉटर, वेन शी गॉट मॅरिड, शी केम फॉर द फर्स्ट टाइम विथ द सन इन लॉ. या माणसाने तिची गाडी बाहेर पार्क करायला लावली. तो पार्किंग सोसायटीत दिलं नाही म्हणून तो रिडेव्हलपमेंटला तो बदला घ्यायला निघालेला. तो लोक कोणत्या लेवलला कुठे जातील यू नेव्हर नो. तेव्हा रिडेव्हलपमेंट करताना एक लक्षात घ्या, जितकं अलर्ट तुम्ही राहाल तेवढं तुमचं काम लवकर होईल. कारण रिडेव्हलपमेंटला आम्ही बेसिकली मिठाचा खडा म्हणतो. म्हणजेच काय, दुधात मिठाचा खडा पडला की काय होतं, मराठीत म्हणतात दूध फाटतं. तसं ज्या बिल्डिंग मध्ये रिडेव्हलपमेंट चालू होते तिकडे ग्रुप चालू होतात. म्हणजे बरेच लोक सांगतात हम वी आर फॅमिली, हम 40 साल से एक साथ खाना पिना खा रहे, काही नाही. रिडेव्हलपमेंट चालू झालं की सगळ्यांचे खरे कलर काय आहेत ते सगळे तुम्हाला बघायला मिळणार. रिडेव्हलपमेंट चालू करा फक्त, त्याच्यात तुम्हाला कळणार की सगळ्यांचे कलर काय आहेत, तुमची मनसा काय आहे, काय नाहीये. आणि त्यासाठी ह्याच्यातनं बाहेर पडायचं असेल तर एक चांगला कन्सल्टंट श्रीकृष्ण तुमच्या बरोबर पाहिजे, कारण तोच मदत करेल आणि तोच तुम्हाला इथं बाहेर काढेल. तुम्ही आपापसात करायचा प्रयत्न केला तर तो नेहमी सांगतो सेक्रेटरी को अक्कल नाही, उसको कुछ आता नहीं, मेरे को ज्यादा आता है. हे नॉर्मल ब्रीथ वाक्य असतं. सो डोंट ट्राय टू एक्सप्लेन. बाहेरचा माणूस आला, त्यांनी एक्सप्लेन केलं, ते बरोबर पथ्यात पण पडतं, कळतं सुद्धा, वळतं सुद्धा, सगळं होतं. सो वेन यू आर डूइंग रिडेव्हलपमेंट, ओनली 2 थिंग्स टू अंडरस्टँड. नंबर 1, have the best PMC that you can get. Number 2, maintain complete unity as much as you can. युनिटी नसेल तर त्याचा सर्वात मोठा फायदा बिल्डर घेणार आहे. आणि बिल्डर त्याचा तो धंद्यासाठी आलेला, तो तुमचं कल्याण करायला नाही आलाय.
त्याला चान्स मिळाला तर तो नक्की तुमचं फूट पाडून प्रॉब्लेम क्रिएट करणार. रिडेव्हलपमेंटसाठी एवढंच बोलतोय. Yes, thank you, Vijayji. And see, looking at the applause, so most of them have agreed with you. Society के अंदर की जो situation है, most of them are aware and they agree with you. And the only thing which I would say, the bottom line is that 79A को हम लोग ज़्यादा उसमें ये नहीं सोच में जाएंगे कि वो compulsory है या नहीं है, but जितना ज़्यादा हो सके उसके जो भी provisions है उसको follow करेंगे, ताकि जैसा विजय जी ने बोला and Uday ji will also agree that we'll be at the minimum of the disputes if we follow it on the right way. So before closing and before breaking for lunch, I believe most of you, or including myself, we are hungry. So let us first thank our panelists, esteemed panelists today, Mr. Uday Vavikar, Mr. Vijay Samant, and Mr. Sandeep Kambudkar. So all of them are stalwarts in their own profession. So let us once again thank them for being part of this show today, and we hope and expect that they will join us in our future programs as well and keep guiding us in all our society matters. Thank you so much.